हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ड। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नट्स इक्वेशन की बात किया था और नट्स इक्वेशन डिराइव कर लिया था। उसके पहले जो लेक्चर हुए थे उनमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखा था कि ई नॉट सेल हमारा कैसे निकलता है। दूसरा, जब हम लोगों ने नट्स इक्वेशन की बात किया तो उसमें ये बोला कि कोई भी टेम्परेचर, कोई भी कंसंट्रेशन, कोई भी प्रेशर वो देके आपसे ई सेल निकलवा सकता है। तो हम लोगों के पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो फार्मूले बने थे। पहला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और दूसरा हमारा बना था ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। पहला फार्मूला ये बना। और ये फार्मूला कब अप्लीकेबल था? जब हमारा सारी चीजें स्टैंडर्ड कंडीशन पे दी हुई हो, यानी कंसंट्रेशन हमारा 1 m दिया हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन दिया हो। अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो प्रेशर हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा वो 1 atm या फिर 1 बार दिया हुआ हो। उस केस में हम लोग ये फार्मूला लगा के अपना ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। लेकिन जब स्टैंडर्ड कंडीशन ना दी हुई हो, यानी जब टेम्परेचर कुछ दूसरा दिया हो, कंसंट्रेशन 1 m से हटके कुछ दूसरा दिया हो, तब हम लोग नट्स इक्वेशन का यूज करते थे और फार्मूला निकाले थे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। दूसरा, इसी फार्मूले को हम लोग इस तरह लिखे थे कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log Q। और क्या कुछ कहा था कि एट 25 डिग्री सेल्सियस ये जो 2.303 RT बाई NF में से F है ये हमारा 0.0591 के इक्वल हो जाता है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया गया था, तो नट्स इक्वेशन ये निकल के हमारी आ गई थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि इस नट्स इक्वेशन का यूज करके क्या कुछ हम कर सकते हैं। यानी बात करेंगे कि पहले सेल पोटेंशियल निकालते हैं, कैसे सेल पोटेंशियल यानी ई सेल कैसे निकलता है। दूसरी बात करेंगे इसका दूसरा एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है। फिर हम बात करेंगे तीसरा एप्लीकेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। फिर चौथा एप्लीकेशन हम देखेंगे कैसे पीएच निकाला जा सकता है रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर नट्स इक्वेशन का यूज करके। तो इन सब बातों में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमारा जो एप्लीकेशन आता है यानी एप्लीकेशन ऑफ नट्स इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ नट्स इक्वेशन। पहला एप्लीकेशन हमारा आता है, फर्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। अब कैसे निकालते हैं सेल पोटेंशियल? तो ये बताया गया कि जो नट्स इक्वेशन है उसी का यूज करके हम लोग ई सेल निकालते हैं। और ई सेल का हमारा फार्मूला नट्स इक्वेशन डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। अब आपको ये अभी समझना है कि इक्वेशन से हमें ई सेल निकालना है तो क्या कुछ हमें क्वेश्चन में दे सकता है, कहाँ कहाँ हमें फंसा सकता है। सबसे पहली बात, जब हम ये फार्मूला लिखे हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, ये हम लोग क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन करेंगे अभी। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम ये फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद हमें क्या देखना है कि हमें ई सेल तो निकालना है और ई नॉट सेल हमें चाहिए। अब ई नॉट सेल की 2-3 कंडीशन है। पहला, या तो वो एग्जाम पेपर में दिया होगा या तो दिया रहेगा क्या ई नॉट सेल हमारा लिखा रहेगा डायरेक्ट की ई नॉट सेल की जो वैल्यू है पता चला 1.76 है, तो हमें इससे बच गए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के देगा। जैसे उसने लिख के दे दिया कि Zn बाई Zn+2 से बना हमारा Cu+2 बाई Cu, ये लिख के दे दिया। उसके बाद उसने ब्रैकेट में लिख दिया क्या कि ई नॉट ऑफ Zn बाई Zn+2 और ई नॉट ऑफ Cu+2 बाई Cu। अब इसने मान लो दे दिया, ये सपोज कर रहे हैं वैल्यू ये इतनी दी हुई है और ये माइनस का 0.44 दिया हुआ है। दूसरा तरीका ये है, यानी वो आपसे पहले ई नॉट सेल निकलवाएगा, फिर वो वैल्यू यहाँ पुट करोगे, फिर आगे इधर प्रोसीड करोगे। तो दूसरा तरीका ये है, सेल रिप्रेजेंट करके आपको दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि आप जो ई नॉट सेल का फार्मूला है दोनों जगह रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हो, जबकि यहां देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है Zn से Zn+2, यहां रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो इस वाले को माइनस लगा के हम लोग
रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे, फिर अपने इस वाले के फार्मूले में रखेंगे और ई नॉट सेल पता लगा लेंगे। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका वो दे सकता है क्या कि Zn प्लस Cu प्लस 2 लिख सकता है, से मिलके बना होगा, इधर लिख देगा Zn प्लस Cu। यानी अब इन सेल रिएक्शन सेल रिप्रेजेंटेशन को 2-3 तरह से लिख देगा। आपको पहचानना रहेगा कैथोड कौन है, एनोड कौन है, या यूं कहें 2-3 स्टेप पूछ सकता है, आप रिएक्शन देख के पहचानो एनोड कौन है, कैथोड कौन है। फिर एनोड और कैथोड का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा, दोनों को रिडक्शन के फॉर्म में लिख लो, फिर ई नॉट सेल का फार्मूला लगा लो। तो यहां से ये वैल्यू ये 2-3 तरफ से पूछ सकता है ये। अब आगे बढ़ते हैं, 0.0591 डिजिट है तो जैसे तैसे लिखा रहेगा। जब ये सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन देगा तो इन दोनों सेल रिएक्शन या रिप्रेजेंटेशन से आपको एनोड की रिएक्शन लिखना है, कैथोड की रिएक्शन लिखना है, फिर नेट सेल रिएक्शन लिखना है। अब एनोड की रिएक्शन लिखोगे, कैथोड की रिएक्शन लिखोगे, फिर उनमें देखोगे कि हमें नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना है तो पता चला एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैथोड में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या करते थे पीछे केस में, एनोड और कैथोड के एक को 2 से मल्टीप्लाई, एक को 3 से मल्टीप्लाई करा लेते थे। फिर एन की वैल्यू क्या रखते थे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो एनोड में है या तो कैथोड में इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो नेट सेल रिएक्शन नहीं लिख पाओगे, क्योंकि नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जाते हैं। तो वहां से एन की वैल्यू लिखोगे, फिर लॉग लगा दोगे। अब क्यू की जगह पे क्या लिखोगे, जो नेट सेल रिएक्शन आई है उस नेट सेल रिएक्शन में देखोगे कि एक्वस वाला पार्ट होगा और कुछ सॉलिड वाला पार्ट होगा। सॉलिड वाले पार्ट के लिए हम लोग क्यों नहीं पुट करते हैं वैल्यू, क्योंकि सॉलिड के लिए हम लोग उसकी एक्टिविटी जो है यूनिटी यानी एक मान लेते हैं, इस वजह से सॉलिड को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे ये रिएक्शन लिखी है, Zn प्लस Cu प्लस 2 से Zn प्लस 2 प्लस Cu बना है। अब जो Q की वैल्यू आई, यहीं पे देख लेते हैं, जो Q की वैल्यू आई है उसको लिखना तो ऐसे चाहिए कि Zn प्लस 2 और इधर लिखना चाहिए Cu और नीचे लिखना चाहिए Zn और इधर लिखना चाहिए Cu प्लस 2। ये हमारा Q लिखने का तरीका हुआ। लेकिन हम क्या कहते हैं, जो सॉलिड वाले होते हैं, जो सॉलिड वाले हैं, ये यहाँ पे लिखा रहता है Zn S सॉलिड है, Cu S है सॉलिड है, और ये दोनों लिखा रहेगा एक्वस है, इधर लिखा रहेगा एक्वस है। तो जो Cu वाले होते हैं उनका एक्टिविटी एक मानते हैं, यूनिटी मानते हैं, इसलिए इनको नहीं लिखते हैं। यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कहा भी था, अल्फा प्रोडक्ट अपॉन अल्फा रिएक्टेंट। अब इसके पहले अगर आप यही लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं तो जाके सबसे पहले शुरुआत के 5-6 जो लेक्चर हुए हैं वो देखिए, उसके बाद पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज आपको समझ में आ जाएगी। अब ये पता चला कि सेल रिएक्शन हम लोग, सेल पोटेंशियल हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे। कितनी जगह पे आपको फंसा सकता है वो ये जगह थी। अब एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कुछ वेरिएशन आता है हमारे क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और सेल रिप्रेजेंटेशन में जैसे ही नजर पड़े कि 0.1 m है, 0.0 m है, इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। यहाँ पे ई नॉट सेल वाला फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे ई सेल वाला फार्मूला लगेगा। एक क्वेश्चन आगे रखा है, आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, ई सेल निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब बताया जाएगा कि यहाँ देखिए 1 m लिखा है, 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो हम लोग ई नॉट सेल निकालेंगे। तो बात करते हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द सेल। सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है CR/CR+3 से Fe+2/Fe। अब इस क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो दिया है कंसंट्रेशन, इसकी हेल्प से हम Q निकालेंगे। कंसंट्रेशन दिया है, लॉग Q रिएक्शन क्वोशिएंट वाला जो Q होता है तो यहां से निकलेगा। फिर जो ई नॉट सेल दिया है, ई नॉट सेल डायरेक्ट उसने नहीं दिया है, उसने 2 जगह का, 2 रिएक्शन का एनोड या कैथोड हमें दे दिया है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल जो भी दिया है। अब सबसे पहला काम क्या है, आप फार्मूला लिखते हैं, और हम ये फार्मूला लिखते हैं, क्या आता है हमारा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log Q। इस रिएक्शन फार्मूले को लिखने के बाद हमारा सबसे पहला टारगेट है कि हमें ई नॉट सेल पता होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी हमें 2 कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। अब जब रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, दिए तो हुए हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता करना है कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है।
दूसरी क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन दिया होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है वो एनोड होता है, राइट साइड में होता है कैथोड होता है। पता ये चला कि जो Cr वाला है वो हमारा एनोड है, तो Cr वाले को देखा कि Cr+3 और बाई Cr, फिर देखा कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो पता चला कि +3 से 1 जा रहा है, कम हो रहा है, 3 से 1 कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, जैसा दिया है वैसे उठा के रख देना है। तो हमने कहा माइनस का, और ये माइनस का 0.4 वोल्ट। फिर बात आई कैथोड। कैथोड क्या होता है, राइट में होता है, Fe वाला है, यहाँ पे क्या है Fe+2 से Fe, Fe+2 से Fe दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो यानी इसको भी लिख देते हैं माइनस का 0.44। ये हमारा बन गया माइनस का 0.44, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इतना बन गया 0.74 वोल्ट, यानी 74 में 44 गए तो ये आ गया प्लस का 0.30 वोल्ट। तो हमारा काम यहाँ से हो गया, हमें ई नॉट सेल पता चल गया 0.44 वोल्ट, या वोल्ट ना लिख के बस इतना लिखते हैं। फिर आता है माइनस 0.0591 अपॉन n। अब n कैसे पता चलेगा, n को लिखने के लिए सबसे पहले हमें कैथोड की रिएक्शन लिखनी है, एनोड की रिएक्शन लिखनी है, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। अब ये वाला पोर्शन हम हटा देते हैं क्योंकि इसको देख चुके हैं। दूसरी बात, कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, कह रहा Cr से बनता है Cr+3, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cr से Cr+3 प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन, फिर बनता है Fe+2 से Fe, यानी Fe+2 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बना क्या दिया, Fe बना दिया। अब हमें लिखना है नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन में इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई, दूसरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2, ये भी हमारा 2 और ये हमारा होगा 6, 3 से करने पर 3, ये 6 और ये भी 3, यानी 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा जो n की वैल्यू थी वो आ गई 6। और नेट सेल रिएक्शन का क्या यूज है, नेट सेल रिएक्शन Q को बताती है कि कौन अल्फा वाला है, कौन अल्फा प्रोडक्ट है, कौन अल्फा रिएक्टेंट है, यानी हर एक स्टेप से कुछ ना कुछ हमें पता चलता रहता है। यहाँ लिखते हैं क्या, 2Cr प्लस का 3Fe+2 से मिलके बनता है हमारा 2Cr+3 प्लस का 3Fe। ये आ गया। अब हम बात करते हैं Q की, तो Q में क्या लिखेंगे, लॉग, और Q की जगह पे पहले अल्फा प्रोडक्ट अपॉन अल्फा रिएक्टेंट, तो Cr+3 है, आगे 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि Cr+3 का स्क्वायर डिवाइड बाई Fe+2 का क्यूब, ये लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन लिख देते हैं। ये आया था हमारा 0.44 माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई 6 लॉग Cr का जो कंसंट्रेशन दिया है 0.1 का दिया है, इसका स्क्वायर करना है, इसका दिया है 0.01, इसका हमें क्यूब करना है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। बस क्या करते हैं, ये लिखते हैं 0.44 माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई 6, यहाँ लिखते हैं लॉग। ये कहा गया था कि 0.1 या 0.001 कुछ भी दिया हो, इसको सीधा सा फॉर्म है कि 10 टू पावर माइनस के फॉर्म में लिख लो, यानी 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर -1 और इसका स्क्वायर, या फिर इसको इधर कॉर्नर पे कर लेते हैं, ये है 0.1 का स्क्वायर और ये है 0.01 का क्यूब, तो इसको लिखते हैं 10 टू पावर -1 का स्क्वायर और इसको लिखते हैं 10 टू पावर -2 का क्यूब। तो ये हुआ 10 टू पावर -2, नीचे आ गया 10 टू पावर -6, तो ये बच गया 10 टू पावर 4। ये हमारा 10 टू पावर 4 आ गया, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं कितना, 10 टू पावर 4। अब लिखते हैं 0.44 माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई 6, ये 4 आगे आ जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 4 और लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 0.44 माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उस आंसर की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं। ये आता है 0.2606, हमारा आंसर आ रहा है 0.2606 वोल्ट। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको भी आंसर इतना ही मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है, आपको देखने में लग रहा है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 2 या 3 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये था हमारा ई सेल निकालने का पूरा प्रोसेस। ई सेल हम लोग नट्स इक्वेशन की मदद से ऐसे ही निकालते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं ईएमएफ ऑफ द सेल
आपको निकालना है Na से Na+2, 1 Au+3 से Au, और गिवन है 2 रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, एक एनोड का है एक कैथोड का है। हमें सबसे पहले फार्मूला क्या लगाना है, हमें फार्मूला लगाना है कि इन्होंने कहा है ई सेल बता दो, ई सेल कितना होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन और लॉग का क्यू। अब क्या करना है, आपको ई सेल निकालना, तो ई सेल के लिए ये सब कुछ दिया हुआ है, ई नॉट सेल और ई सेल यहाँ से आप निकाल देंगे, और जहाँ ऐसा फार्मूला लगाएंगे वहीं पे ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप देखो कि स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है, क्या दिया है 1.01 m और 1.0 m, यानी आपको ई सेल नहीं पूछ रहा है, वो आपसे ई नॉट सेल पूछ रहा है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको ई नॉट सेल लगाना है। यही लिए पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले आप नजर मारोगे कंसंट्रेशन क्या कुछ दिया हुआ है। अगर कंसंट्रेशन हमारा 1 में दिया हुआ है, रिएक्शन कंडीशन हमारी स्टैंडर्ड लिखी हुई है, तो हमें डायरेक्ट ई नॉट सेल निकालना है। अब ई नॉट सेल यहाँ बड़ी आसानी से निकल आएगा, आपको पता है कि ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। एनोड पता है, कैथोड पता है, तो एनोड का रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कुछ दिया हो, ये भी दिया हुआ है। दोनों को देख रहे हैं Na+2 से Na, Au+3 से Au, इसका मतलब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। सिंपल कुछ नहीं करना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू लगा देना है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और एनोड और कैथोड की वैल्यू दी हुई है। आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे कराने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था कि आपको ये पता चले कि ई नॉट सेल कब निकालना है और ई सेल कब निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, इस क्वेश्चन को देखो क्या कहता है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, दिख पा रहा है। The EMF of Daniell cell at 298 केल्विन, आपको डेनियल सेल का EMF दिया हुआ है, डेनियल सेल का EMF दिया हुआ है 298 केल्विन पे E1 है। ध्यान से सुनना, सही क्वेश्चन है कि The EMF of Daniell cell at 298 केल्विन इज E1, Zn by ZnSO4 0.0 m 1 कंसंट्रेशन पे दिया है, CuSO4 by Cu 1.0 m कंसंट्रेशन पे दिया हुआ है, यानी एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है। और इस सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें देख के पता चलता है कि Zn वाला एनोड है, इधर वाला हमारा कैथोड है, दोनों को कंसंट्रेशन दिया है। कंसंट्रेशन अगर दिया है तो Q हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आगे पढ़ो, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज 1 m एंड द EMF चेंज टू E2, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2, आपको ये बताना है। क्या बताया गया है कि अगर आपस में दोनों कंसंट्रेशन एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में दोनों कंसंट्रेशन अगर एक्सचेंज हो जाते हैं तब हमारा क्या कुछ होगा, एंड दैट ऑफ CuSO4 इज 0.1। यहाँ एक चीज छूट गई है लिखने के लिए, यहाँ लिख लेते हैं EMF चेंज टू E2 इज इतना, एंड दैट ऑफ CuSO4 इज 0.01 m। हाँ, अब क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, सुनना फिर से। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक हम लोगों ने डेनियल सेल लिया और 298 केल्विन पे उसको रिप्रेजेंट किया। बताया ये गया कि Zn by ZnSO4 और CuSO4 by Cu का ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ZnSO4 का कंसंट्रेशन 0.01 m है और CuSO4 का कंसंट्रेशन 1.0 m है। बताया गया जब इसका हम लोग सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो वो कितना आता है, वो बोले हमारा आता है E1 आता है। लेकिन जब इन दोनों कंसंट्रेशन को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, यानी इसको कर देते हैं 1.0 m और CuSO4 को कर देते हैं 0.01 m, तो इनका जो सेल पोटेंशियल है वो आ जाता है, चेंज हो जाता है E2 में। यानी एक सेल रिएक्शन ली गई, कंसंट्रेशन लिया गया, एक बार E1 आया, कंसंट्रेशन को आपस में बदल दिया गया, तो कह रहे हैं E2 आ गया। अब बताओ E1 और E2 में क्या रिलेशन है। कह रहे हैं पहला ऑप्शन है E2 इज नॉट इक्वल टू 0 बट E1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है E1 लेस देन E2। थर्ड ऑप्शन है E1 ग्रेटर देन E2 और फोर्थ ऑप्शन है E1 इज इक्वल टू E2।
तो हमें क्या करना है, हमें नट्स इक्वेशन का ही यूज करके अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम नट्स इक्वेशन लिखते हैं और कहा जाता है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू होता है। क्या कुछ करना है, क्या इनर्ट सेल निकालना है। अगर इनर्ट सेल निकालना है तो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, हम इनर्ट सेल निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है ना तो उसने रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन दे दिया है। तो कंसंट्रेशन की मदद से तो हम क्यों निकाल सकते थे। तो क्या करेंगे, जब E1 और E2 चेंज करा, मतलब बाकी कंडीशन सेम रखी हुई है, ई नॉट सेल भी दोनों का सेम माना हुआ है, ई सेल माना है E1 एक बार E2, सिर्फ और सिर्फ कहाँ चेंज किया है, कंसंट्रेशन पे चेंज किया है। तो दो बार हम कंडीशन लगा के देख लेते हैं। क्या कुछ लिखते हैं, पहली कंडीशन के लिए हम लोगों ने कहा गया कि E1 आता है, यही बोला गया ना, जब कंसंट्रेशन ZnSO4 का 0.01 लेते हैं, CuSO4 का 1.0 m लेते हैं, तो ई सेल हमारा 1 यानी E1 आता है। तो ठीक है, E1 हमने लिख दिया। अब तुमने ई नॉट सेल की कुछ कंडीशन बताई नहीं, तो हम दोनों में सेम मान लेंगे। तो लिख दिया क्या, ई नॉट सेल को ई नॉट सेल ही लिख दिया। माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई एन, एन के लिए तुम्हें क्या लिखना है, इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दो क्या, कि Zn से बना होगा Zn प्लस 2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड है ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर कैथोड है रिडक्शन होगा, तो Cu प्लस 2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना देगा क्या, Cu कर देंगे क्या, टोटल नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा Zn प्लस का Cu प्लस 2 से बनेगा Zn प्लस 2 और प्लस का Cu, यानी n की वैल्यू हमें पता चली 2 है तो 2 लिख देंगे। लॉग Q की जगह पे क्या लिखेंगे, Q की जगह पे लिखेंगे Zn प्लस 2 बाई Cu प्लस 2, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, Zn प्लस 2 और बाई Cu प्लस 2। अब इसने Zn प्लस 2 और Cu प्लस 2 की वैल्यू दी हुई है, इसीलिए इन्होंने वैल्यू दिया था कि Zn की वैल्यू है 0.01, तो लिख देते हैं यहाँ पे ई सेल और 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग 0.01 अपॉन 1.0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्या लिखना है, ई सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग, और 0.01 को क्या लिखेंगे, 10 टू पावर माइनस 2, तो ये 10 टू पावर माइनस 2 हो गया। अब इधर लिखेंगे क्या, ई नॉट सेल, ये 10 टू पावर माइनस 2 का जो माइनस आगे आएगा वो माइनस और ये मिलके हो जाएंगे प्लस, तो ई नॉट प्लस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 और लॉग 10 की वैल्यू हम लोग 1 लिख देते हैं, इसको यहीं पे रोक देते हैं और दूसरा कंडीशन लगा के देखते हैं क्या है। एक तो हमारा ये आ गया, दूसरी कंडीशन हम यहाँ लगा के देखते हैं, कहते हैं E2 बराबर क्या मान लें, दूसरी कंडीशन में सिर्फ इतना कहा है कि आप कंसंट्रेशन को आपस में एक्सचेंज कर दो, बाकी सब कुछ सेम है और जो पोटेंशियल निकल रहा है उसको E2 बोला गया। तो E2 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, E2 इक्वल टू निकलेगा ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, फिर लॉग, और इस बार क्या लिखना है, जो Zn प्लस 2 का आप कंसंट्रेशन ऊपर लिखे हैं, देखो यहाँ पे आपने कहा Zn प्लस 2 बाई Cu प्लस 2 है, तो जो Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन 0.01 लिखे थे उस Zn प्लस 2 के कंसंट्रेशन को इस बार 1 लिखना है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कितना 1.0, और Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन जो आपने 1 लिखा था उसको करना है 0.01, तो इधर लिख देते हैं 0.01। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहला ये आया था E1, तो ये हमारा E1 की वैल्यू थी, E1 इज इक्वल टू E2 हम यहाँ से निकाल रहे हैं, क्या आया, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग, ये तो बच्चा 1 और ये हुआ 10 टू पावर माइनस 2, तो ई नॉट सेल 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग, ये ऊपर आ गया तो 10 टू पावर माइनस 2 से हो गया प्लस 2, अब ये प्लस 2 आगे आ जाएगा तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 और ये इंटू 1, ये इतना हमारा आ गया। अब ये E2 निकल के आ गया और ये हमारा E1 निकल के आ गया, हमें दोनों को कंपैरिजन करना है और पता क्या चल रहा है कि E1 वाले में ई नॉट सेल में प्लस कुछ किया गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, मान लो कुछ भी आया हो 0.001 0010 20 30 कुछ भी आया हो, यानी ई नॉट सेल में कुछ ना कुछ ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, प्लस का साइन लगा है।
लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, E2 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब जितना इधर ये ऐड हो रहा है सेम उतना ही इधर सब्ट्रैक्ट यानी घट रहा है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, E1 की वैल्यू हमारी ज़्यादा आएगी, मोर आएगी, और ये वैल्यू हमारी लेस यानी कम आएगी। तो पता क्या चला कि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो जो हमारे ऑप्शन दिए हुए थे उसमें हमारा सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी ऑप्शन नंबर ये। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब कंफ्यूजन वाला था कि अगर आदमी इस चक्कर में पड़ जाए कि जो नट्स इक्वेशन थी उसका इनर्ट सेल हम कैसे निकालेंगे, तो वो क्वेश्चन छोड़ देगा ये समझ के कि सफिशिएंट डेटा इसमें गिवन नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिसप्रिंट है कुछ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं जिसमें कि ई नॉट सेल की जब बात ही नहीं की गई है, केवल कंसंट्रेशन की बात की गई है, तो दोनों में हम लोगों ने ई नॉट सेल को सेम मान लिया, उसको चेंज होने ही नहीं दिया। तो दूसरा क्वेश्चन ये था। ये हमारे सारे अभी नट्स इक्वेशन के ही एप्लीकेशन चल रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्वेश्चन ये आता है, क्या कह रहा है कि दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है Zn+2 बाई Zn, पहला ये दिया हुआ है ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 0.1 m ZnSO4 इच, और बोला है कि इसका एक रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, एज्यूम करना है कि ये इक्वल टू इतना। सबसे पहली बात आती है कि हमसे पूछा क्या गया, क्या कोई स्टैंडर्ड कंडीशन तो नहीं लिखी हुई है, तो इन्होंने कहा है कि जो इसका कंसंट्रेशन है वो 0.1 m है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिखी हुई है। तो हम लगाते हैं अपने पुराने वाले फार्मूले को, यानी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log Q। अब इन्होंने एक बात बोली है क्या कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है, दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ई नॉट Zn+2 बाई Zn ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 0.1 m ZnSO4 इज ई नॉट ऑफ Zn+2 बाई Zn इज इक्वल टू हमारा इतना दिया है, और आपको एज्यूम करना है कि ये चीज 0.06 के बराबर होगी। हम रिएक्शन लिख लेते हैं और बोलते क्या है कि ये जो रिएक्शन इन्होंने दिया है कि Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और बना दिया होगा क्या Zn, इसका इन्होंने ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। वो कितना है, इन्होंने कहा है कि उसकी जो वैल्यू है माइनस का 0.76 वोल्ट है। इस केस के लिए आपको ई सेल बताना है, सिर्फ और सिर्फ इतना दिया हुआ है, यानी एक ही टाइप की रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल हम उठा के रख देंगे। जब एक कंफ्यूजन वाली बात ये हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तो दिया हुआ है, यानी अब ये एनोड हो सकता है, कैथोड हो सकता है, जो भी है, एक ही दिया है तो ई नॉट सेल हम कैसे निकालेंगे। अरे भैया, जब एक ही दिया तो दूसरे को जीरो मान लेते हैं, एक ही जब दिया है तो दूसरे को हम जीरो मान लेते हैं, तो कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या है, इस रिएक्शन में से हम फार्मूले में ई सेल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे, जब बाकी का कुछ दिया ही नहीं तो जो है सेम टू सेम वही लिख देते हैं, 0.76 माइनस का 0.0591, एन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। लॉग क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, इधर साइड हमारा एक्वस Zn है तो 1/Zn+2, और इन्होंने Zn+2 का देखो कंसंट्रेशन दे दिया था कितना 0.1, हम लिख देते हैं माइनस का 0.76 माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग 1/0.1, तो इसको लिखेंगे कितना आएगा माइनस का 0.6 इंटू 0.0591 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10 टू पावर -1 हो जाएगा, यहाँ 10 टू पावर -1 है, ऊपर जाएगा 10 टू पावर +1 हो जाएगा। तो बाकी जैसा है वैसा ही हमें लिखना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि ये log 10 हमारा हो जाएगा। log 10 होने के बाद इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, और इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है 0.7845 या 0.7895 वोल्ट, ये इसका आंसर आ रहा है। आप इसको 2 से डिवाइड करना, इनको ऐड कर देना, ये आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर बुक में लिखा था 0.79 वोल्ट। बाकी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आप प्रोसेस सीखिए, इतना कैलकुलेशन आप स्वयं कर लीजिएगा। तो ये था हमारा सेल पोटेंशियल निकालने का थर्ड एग्जाम्पल। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि कंसीडर दिस सेल, एक सेल दिया हुआ है, क्या ये एक्वस सोल्यूशन पे सब कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया, हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया है, Fe का इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, और गिवन है ई नॉट ऑफ
Fe वाले इलेक्ट्रोड की वैल्यू दी हुई है, दी रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 टू Fe+3 एक्वस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए क्या कुछ कह रहा है। कह रहा है कंसीडर दिस सेल PtH2 गैस 1 ATM से H+ एक्वस 1 M और Fe+3 एक्वस से Fe+2 एक्वस Pt, गिवन दैट कि E0 ऑफ Fe+3 बाई Fe+2 यानी इस साइड का जो कैथोड वाला है उसका इन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है और आपसे पूछा है कि Fe+2 बाई Fe+3 का जो कंसंट्रेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मूला है ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई n log Q। जब ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया तो आपको बताया था इस फार्मूले से 3 चीजें हम निकाल सकते हैं। पहला ई सेल निकाल सकते हैं जब आपको E0 सेल और Q की सारी वैल्यू पता हो। दूसरा E0 सेल निकाल सकते हैं जब आपको ई सेल दिया हो और Q की सारी वैल्यू पता हो। तीसरा जब अगर आपको E0 सेल और ई सेल दिया हो तो Q से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो Q से रिलेटेड पूछा गया है। क्या कुछ पूछा गया है, इन्होंने कहा है जो Q है, मान के चलते भी सपोज अभी लिख के दिखा रहे हैं, अगर यहाँ लिखा हो Fe+2 बाई Fe+3 यानी Q की अगर ये वैल्यू आ गई तो उसने आपसे पूछा है कि आप इसकी वैल्यू बता दो कितनी होगी। Fe+2 बाई Fe+3 की वैल्यू पूछा है कितनी होगी। उसने आपको ई सेल दिया है, उसने आपको E0 सेल दिया है, उसने आपको n की वैल्यू बता दी है। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके इन दोनों के रेशियो में क्या वैल्यू आती है, क्या रिलेशन आता है वो बताना है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं क्या, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log Q। क्या कुछ दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। कंसीडर द सेल रिएक्शन, एक इन्होंने सेल रिएक्शन लिख के दिया हुआ है। फिर कहा गिवन दैट E0 ऑफ Fe+3 बाई Fe+2 यानी इन्होंने E0 सेल की वैल्यू बताया है। अब आप सोचोगे कि इन्होंने कैथोड एनोड नहीं बताया तो E0 सेल कैसे निकलेगा। भैया उधर साइड हाइड्रोजन है तो उसका 0 होता है, तो जो E0 सेल की इन्होंने वैल्यू दिया है वही हमारा E0 सेल की वैल्यू है, यानी 0.771 ये वैल्यू हो गया। 0.0591 डिवाइड बाई n, अब आपको n की वैल्यू पता लगानी, n की वैल्यू क्या होगा। और सेल पोटेंशियल, व्हेन द सेल पोटेंशियल इज 0.83 वोल्ट, यानी जो ई सेल है इसकी भी वैल्यू 0.83 वोल्ट इन्होंने दे दिया है। ये इन्होंने लिख के दिया है, इतना क्वेश्चन पेपर में आपको दिया रहेगा। और पूछा किसके बारे में है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के रिलेशन के बारे में पूछा है। और इसमें हो क्या रहा है, ये कैथोड है, रिडक्शन होगा, Fe+3 जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 बना रहा होगा। इन दोनों इस रिएक्शन के बारे ही में पूछा है, क्योंकि अगर इस रिएक्शन को लिखोगे तभी तो आपका जो Q आएगा वो Fe+2 बाई Fe+3 आएगा। तो देखो n की वैल्यू कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब log Q की जगह पे क्या लिखेंगे, Fe+2 बाई Fe+3, Fe+2 बाई Fe+3 ये लिख दिया। अब सब कुछ डेटा दिया है, 0.83, 0.771 और ये आ जाएगा 0.0591 log Fe+2 बाई Fe+3। अब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, लॉग लेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। गेट का क्वेश्चन था, Fe+2 बाई Fe+3 करेंगे तो जो ये वैल्यू आ रही है 1.0039 आ रही है, आ रहा है 0.10039। ये हमारा आंसर आएगा। हमें इस बेस पे नहीं जाना है कि ये कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या करना, हमें आपको इस तरह का क्वेश्चन हिट करने का मेथड समझना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमें आसानी से हो जाना चाहिए। एक ही पोर्शन दिया हुआ है और आपसे उसने पूछा है कि Fe+2 बाई Fe+3 का क्या कुछ रिलेशन आता है, क्या कुछ रेशियो आता है। यानी हम ये कह सकते हैं Fe+3 का जो +2 का जो कंसंट्रेशन है वो इतना मल्टीप्लाइड बाई Fe+3 के बराबर आता है। Fe+3 नॉट Fe+3। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है,
एट टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी ई सेल की वैल्यू निकालनी है और उसने ई नॉट सेल आपको दे दिया है। तो यहाँ आप डायरेक्ट पुट करेंगे 1 माइनस का 1.562, यहाँ लिखेंगे माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई एन की वैल्यू साफ साफ आपको पता चल जाएगा। जब आप एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, फिर नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, क्या कुछ मल्टीप्लाई कराना होगा तो वो मल्टीप्लाई करा लेना। हालांकि 2 ही वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी और लॉग अब यहाँ पे लिख लेना क्या एनोड और कैथोड में मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नेट सेल रिएक्शन आ रही है वहां से हम Q जो लिखते थे पीछे केस में वो Q लिखेंगे और दोनों के कंसंट्रेशन हमारे गिवन है। आप इसका ई सेल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे ई सेल निकालने के कुछ प्रॉब्लम्स, यानी ई सेल हमसे इतने टाइप से पूछ सकता है, इतने टाइप के वो क्वेश्चन आपसे करवा सकता है। नेक्स्ट इसका दूसरा एप्लीकेशन आता है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ई सेल या यूं कहें नट्स इक्वेशन की मदद से हम लोग कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारी नट्स इक्वेशन थी क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू। इसमें ये कहा गया जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होती है तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में लिख सकते हैं इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी इज इक्वल टू -0। इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 है तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE होता है। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कि भाई -NFE इज इक्वल टू 0 हुआ होगा। लेकिन हमें पता है कि बिकॉज क्योंकि ना तो n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ना तो E इज इक्वल टू 0, ना तो F इज इक्वल टू 0 हो सकता है। क्यों भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 0 कहाँ होंगे? अगर इलेक्ट्रॉन ही 0 हो जाएंगे तो करंट कैसे बहेगी? यानी एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ नहीं जा रहा है और जब इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं तो करंट बहने का कोई सवाल ही नहीं, सेल बनने का कोई मतलब ही नहीं और सेल ही तो हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 0 हो नहीं सकते। फैराडे की वैल्यू पहले से फिक्स है 96500। बचा क्या? बचा हमारा E, यानी E हमारा 0 हो सकता है। तो E हमारा 0 होगा मतलब ई सेल हमारा 0 हो गया। तो इस ई सेल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू ये हुआ हमारा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग, और Q ही चेंज हो जाता है के इक्विलिब्रियम में। जब ये कंडीशन लगाते हैं तो जो Q होता है वही चेंज होके आ जाता है किसमें, के इक्विलिब्रियम में। तो हम इसको लिखते हैं के इक्विलिब्रियम। अब क्या करेंगे, ये ई नॉट सेल इधर लाएंगे तो माइनस के साथ आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला बचेगा वो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम, और यही हमारा फार्मूला आता है के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के लिए। और इसी से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से हमें पहले से सोचना है वो क्वेश्चन में क्या कुछ कलाकारी कर सकता है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस फार्मूले से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है आपसे वो ई नॉट सेल पूछेगा और के इक्विलिब्रियम दे देगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपसे वो के इक्विलिब्रियम पूछेगा और ई नॉट सेल आपको दे देगा। अब जब के इक्विलिब्रियम पूछेगा तो दो केस बन सकते हैं, एक तो वो ई नॉट सेल दे देगा डायरेक्ट कि भैया ई नॉट सेल की वैल्यू -0.176 है, आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो, एन की वैल्यू निकालो रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन से और उसके बाद के इक्विलिब्रियम निकाल दो। या फिर वो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देगा, कैथोड एनोड पहचानवाएगा और ई नॉट सेल जैसे पीछे निकालते चले आए हो उसी तरह आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। यानी आप के केस में, के इक्विलिब्रियम के केस में ई नॉट सेल डायरेक्ट दे सकता है, दूसरा ई नॉट सेल आपसे निकलवा सकता है। ई नॉट सेल कितने तरीके से निकाला जाता है ये पीछे लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उनमें हम लोग इन दोनों टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। अगर आप पहला यही वीडियो देख रहे हो, इसके पहले 01 यानी लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से प्लेलिस्ट में जाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा लेक्चर देखिए। तब आने के बाद आप 7वें लेक्चर में इंटरेस्ट ले पाएंगे, मजा आएगा आपको और पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आराम से समझ लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।